हेलो एंड वेलकम एवरीवन इन ज्योग्राफी क्लास। हम लोग हमारी पिछली क्लास में चर्चा कर रहे थे मानव भूगोल की शाखाओं पर, जिसमें हमने ये जाना था कि मानव भूगोल की शाखाओं में आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल, राजनीतिक भूगोल और सैन्य भूगोल शामिल हैं। तो हम यहाँ पर अब इसी जानकारी को आगे बढ़ाते हैं कि मानव भूगोल की शाखाओं में केवल यही नहीं है, क्योंकि मानव के द्वारा विविध प्रकार की गतिविधियां संपादित होती हैं और उन विविध प्रकार की गतिविधियों का अध्ययन हम अलग अलग शाखाओं के अंदर करते हैं, तभी हम उन गतिविधियों को सूक्ष्मता से या गहनता से समझ पाएंगे और उनके आधार पर हम विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए मानव कल्याण के लिए कार्य कर सकते हैं, जो कि हमारे भूगोल का प्रमुख विषय वस्तु है, या यूं कहें भूगोल के अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य होता है, और वो है मानव कल्याण। तो मानव भूगोल की इन विभिन्न शाखाओं के अंतर्गत हमने यहां तक जानकारी प्राप्त की थी, सैन्य भूगोल तक। अब उसके बाद यदि हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो वो नेक्स्ट आता है, उसको हम कहते हैं ऐतिहासिक भूगोल। यानी कि हम जानते हैं कि जो वर्तमान है वो वर्तमान कल क्या बन जाएगा, इतिहास बन जाएगा। और जितनी भी ऐतिहासिक घटनाएं घटित हुई हैं हमारे पिछले इतिहासों के अंतर्गत, इतिहास में जितनी भी घटनाएं घटित हुई हैं, उन सब के पीछे कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से भूगोल का योगदान रहा है, भौगोलिक वातावरण का योगदान रहा है। तो हम उन घटनाओं की व्याख्या भी हम भौगोलिक संदर्भों में जब करते हैं तो उसे हम ऐतिहासिक भूगोल के रूप में जानते हैं, क्योंकि इससे हमें इतिहास जो कि गुजर चुका है उसके बारे में जानकारी मिलती है, जिसका प्रयोग हम अपने वर्तमान या भविष्य के लिए भी हम कर सकते हैं। इसीलिए हम ऐतिहासिक भूगोल का अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट हम बात करें तो वो आता है प्रजातीय भूगोल। हम ये जानते हैं कि पूरे विश्व में मनुष्य जो है वो समान प्रजाति का नहीं है। प्रजाति का अर्थ हो गया यहाँ पर कि जो मनुष्य के बाहरी आवरण में जो विभिन्न प्रकार के परिवर्तन दिखाई देते हैं, उसके आधार पर मनुष्य को विभिन्न प्रजातियों में बांटा गया है। और वो जो विभिन्न प्रजातियां हैं, उन विभिन्न प्रजातियों के पीछे विकसित होने के पीछे कारण क्या है, वातावरण कारण रहा है। तो वातावरण का योगदान मानव प्रजातियों के वर्गीकरण में किस प्रकार से रहा है, किस प्रकार की प्रजाति कहाँ पर हमें देखने को मिलती है, उनकी जीव वैज्ञानिक बनावट क्या है, या उनकी शारीरिक विशेषताएं किस प्रकार की हैं, उन सभी का अध्ययन इस प्रजातीय भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है सामाजिक भूगोल। हम जानते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है और समाज में के विभिन्न नियम वो बनाता है। तो उन समाज के विभिन्न नियम और उन नियमों के पीछे जो भौगोलिक कारण या भौगोलिक संदर्भ होते हैं, उनके बारे में अध्ययन करना या उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना इस सामाजिक भूगोल का सामाजिक भूगोल की विषय वस्तु है, इसका प्रमुख लक्ष्य है। तो हम मानव भूगोल की एक शाखा के अंदर मानव समाज के अध्ययन के रूप में सामाजिक भूगोल को भी पढ़ते हैं। इसी प्रकार से इसी से जुड़ा हुआ भूगोल की एक और शाखा आती है, उसको हम कहते हैं सांस्कृतिक भूगोल। अब ये जो सांस्कृतिक भूगोल है, हम जानते हैं बहुत अच्छी भली भांति कि पृथ्वी पर जहां जहां पर भी मानव निवास करता है, उस सभी जगहों पर निवास करने वाले मानव समूहों की संस्कृतियां समान नहीं हैं। सभी जगह के रीति रिवाज, परंपराएं, विश्वासों, इनके अंदर अंतर पाया जाता है। और जो अंतर पाया जाता है वो उसके पीछे कारण क्या रहा है, उसका किस प्रकार से वहां के समाज के अंदर योगदान रहा है, उन सभी तथ्यों की जानकारी हम सांस्कृतिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं। तो ये भी एक मानव भूगोल की प्रमुख शाखा के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट बात करते हैं, वो आता है प्रादेशिक भूगोल। अब चूंकि भूगोल में हमें इस धरातल की जानकारी लेनी है और धरातल बहुत विस्तृत भाग है, तो इस विस्तृत भाग को हम
छोटे छोटे भागों में या समानता के आधार पर जब हम इसको छोटे छोटे भागों में बांट करके उसका अध्ययन करते हैं तो उस अध्ययन को हम किसमें शामिल करते हैं? प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो विश्व का अध्ययन जब प्रदेशों में बांट करके किया जाता है तो उस प्रकार का अध्ययन प्रादेशिक भूगोल कहलाता है। और उसी में हम क्या करते हैं कि विश्व को विभिन्न देशों में बांट करके प्रत्येक देश की हम एक जानकारी प्राप्त करते हैं और सभी देशों की जानकारी प्राप्त करने से पूरे विश्व की जानकारी हमारे को प्राप्त हो जाती है। तो प्रादेशिक भूगोल में हम क्या कर रहे हैं कि धरातल को समानता के आधार पर क्षेत्रों में बांटते हैं, विभिन्न छोटे छोटे भागों में हम इसे बांटते हैं और बांटते हुए हम उसका अध्ययन करते हैं, तो वो हमारा प्रादेशिक भूगोल कहलाता है। इसके बाद हम मानव भूगोल की शाखाओं में एक और महत्वपूर्ण शाखा है जिसका नाम है मानचित्र कला, कार्टोग्राफी। हम जानते हैं कि मानचित्र जो हैं वो भूगोल के उपकरण कहे जाते हैं। मैप्स आर द टूल्स ऑफ ज्योग्राफी, क्योंकि भूगोल का अध्ययन मानचित्रों के बिना अधूरा है। और मानचित्र निर्माण भी अपने आप में एक कला है। वो कला ही नहीं, उसके साथ साथ विज्ञान भी है। तो हम उस मानचित्रों के निर्माण का किस प्रकार से उनका निर्माण किया जाता है, उनके अंदर क्या विशेषताएं हमें दिखलानी चाहिए जिससे कि हमारे उद्देश्य की पूर्ति हो सके, तो इन सभी चीजों की जानकारी हम अलग से एक शाखा के रूप में प्राप्त करते हैं जिसको कि हम मानचित्र कला या कार्टोग्राफी के रूप में जानते हैं। तो ये भी एक मानव भूगोल की ही प्रमुख शाखा है। और यदि हम बात करें तो अब वर्तमान के अंदर हम भूगोल की इस शाखा पर काफी अधिक ध्यान दे रहे हैं और वो है अनुप्रयुक्त भूगोल, एप्लाइड जियोग्राफी। यानी कि हम भूगोल में जितने भी सिद्धांतों को पढ़ते हैं या जितनी भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं उसका जब व्यवहार में हम उसकी अनुपालना करते हैं तो वो ही हमारे लिए क्या कहलाता है? अनुप्रयुक्त भूगोल कहलाता है। इस अनुप्रयुक्त भूगोल के आधार पर ही हम विभिन्न प्रकार की जो मानव के समक्ष समस्याएं आ रही होती हैं उन समस्याओं का हम निराकरण करने का प्रयास करते हैं। तो ये एप्लाइड ज्योग्राफी वर्तमान संदर्भों में काफी अधिक महत्वपूर्ण हो रहा है। तो इस प्रकार से यदि हम यहाँ पर देखते हैं तो मानव भूगोल को विभिन्न शाखाओं के अंदर, जो कि यहाँ पर हमने तकरीबन 12 शाखाओं के बारे में बात की है, हम यदि चाहें तो इनको और भी गौण शाखाओं के अंदर बांट सकते हैं। जैसे कि आर्थिक भूगोल को हमने कृषि भूगोल में, औद्योगिक भूगोल में, परिवहन भूगोल में, व्यापार भूगोल में, इसी प्रकार अधिवास भूगोल को हमने ग्रामीण अधिवास, नगरीय अधिवास, इन अलग अलग भागों में बांटा है। उसी प्रकार से अपने आप में ये एक विस्तृत विषय रखते हुए जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर हम इस बात को ध्यान रखें कि ये जितने भी मानव भूगोल की शाखाएं हैं ये अलग अलग होते हुए भी सभी आपस में जुड़ी हुई हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य जो है इन सबके पीछे किसका हाथ रहा है? किसके लिए अध्ययन किया जा रहा है? मनुष्य के और मनुष्य की गतिविधियों का। तो जब मनुष्य इसके अंतर्गत शामिल है तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये जितनी भी शाखाएं हैं भले ही ये हमें अलग अलग दिखलाई देती हैं लेकिन ये सभी आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। और यही बात इसकी परिभाषा से भी स्पष्ट होती है कि मानव भूगोल क्या कर रहा है? मानव और वातावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। और उसी बात को हम बार बार समझते हुए अब ये बात स्पष्ट तौर पर हम कह सकते हैं कि मानवीय गतिविधियां किसी भी प्रकार से हो, हम उन गतिविधियों का अध्ययन सूक्ष्मता से और गहनता से करने के लिए हमने मानव भूगोल को विभिन्न शाखाओं में इस प्रकार से बांटा हुआ है। और ये जानकारी हमारे लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद हम अगले विषय पर हमारी अगली क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। आप इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक्स।